नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात बिल्किस बानो की, वो महिला जिसके बलात्कार के मामले ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। गोधरा दंगों के दौरान भीड़ ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस से गैंगरेप किया था और बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। ऐसे में जब 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को रिहा किया गया था तो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पर लगाम, सजा, रोकथाम पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने महिला अपराध के क्षेत्र में ही कहें तो एक बड़ा अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का फैसला रद्द किया है। रिहा 11 दोषियों को वापस जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सभी 11 दोषी 2 हफ्ते में सरेंडर करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला जो था उसको पलट दिया है। गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं है, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जहां सुनवाई वहीं की सरकार दे सकती है छूट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा। तो रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या हुआ है, आइए देखते हैं पहले हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस बानो के गुनहगार रिहा हुए तो उनके स्वागत में उन्हें हार पहनाए गए। सजा के बीच उनकी रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को फिर से 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार ही नहीं है। जहां मामले की सुनवाई हुई वहीं से इन्हें माफी मिल सकती है। रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने गुमराह किया। 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। इस फैसले के बाद शायद बिल्किस और उनके रिश्तेदार चैन की नींद सो सकेंगे। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार और उसके अफसर सवालों से घिर गए हैं। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। गुजरात सरकार ने जो बिल्किस बानो के साथ किया है वो महापाप है। लड़की 19 साल की थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके 7 परिवार वालों को, उनमें से एक 3 साल का बच्चा था, उसको मार डाला गया, खून कर दिया उनका। और ऐसे रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार ने इंडिपेंडेंस डे पे रिहा कर दिया। इससे बड़ा महापाप और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि अब ये रेपिस्ट और कातिल वापस जेल जाएंगे, इसका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कभी भी इस तरीके के रेपिस्ट और कातिल छोड़े ना जाए। देखना है अब इस मामले में आगे कितनी कार्रवाई होती है और कितनी राजनीति।
अपने इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाया है और चेताया भी है कि अगर कानून का राज स्थापित करने में सरकारें नाकाम होंगी तो देश की सबसे बड़ी अदालत मुखर होगी और इसके साथ साथ बड़ा और असाधारण कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। नई दिल्ली से मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और इस महत्वपूर्ण मसले पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। जाकिया सोमन संस्थापक हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, साथ ही सीमा समृद्धि हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। जाकिया जी, पहले आपसे, जो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, फैसला आया, कुछ हद तक कुछ मरहम तो आज लगाई होगा बिल्किस बानो मामले में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा निधि, बहुत अच्छा फैसला है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इससे हमें उम्मीद मिलती है, बिल्किस को न्याय मिल रहा है। और ये बात सिर्फ बिल्किस के लिए न्याय की नहीं है, बात भारत देश की सारी महिलाओं के लिए न्याय की जहां बात आती है, तो इस फैसले से हमें उम्मीद मिलती है। क्योंकि जो जघन्य कांड हुआ था बिल्किस के साथ, जो जिस तरह की हरकतें हुई थी, उसकी छोटी बच्ची को मार दिया गया था, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसकी जो बहन थी, उसकी जो माँ थी, उनके साथ भी गैंग रेप हुआ था, और उनके फैमिली मेंबर्स जो थे उनको भी जान से मार दिया गया था। और उसके बाद बिल्किस को इवन एफआईआर लिखवाने में करीब 4 साल लग गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक बिल्किस को जाना पड़ा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि केस सीबीआई को दर्ज किया जाए और इसका ट्रायल महाराष्ट्र में किया होगा, तब जाके उसको कहीं न्याय मिलने की एक शुरुआत हुई थी। और उसके बाद ये जो अपराधी हैं, जो 11 अपराधी, वो जब जेल में थे तब भी वो लगातार पैरोल पे निकलते रहे हैं। लगातार बिल्किस को डराना धमकाना होता रहा है। उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक कि बिल्किस को छुप के रहना पड़ता आ रहा है अभी तक। तो ये जो रिहाई की जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम नहीं हैं। रिहाई की गुंजाइश सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड के उनको पछतावा हो, उनको गिल्ट महसूस हो, उनको जो आरोपी हैं उनको दिल से लगे कि मैंने कुछ गलत किया और मैं मेरी बहन से जाके माफी मांगू और दिल से माफी मांगू। तो ये तो ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। और जो ये डिसीजन लिया गया इनकी रिहाई करने में, इसमें बिल्किस का क्या पक्ष है ये पूछा तक नहीं गया था। तो एक तरह से ये बहुत ही गलत फैसला था इनको रिहा करना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन लिया ये बहुत सही है। मैं तो कहूंगी कि ये ओवरड्यू डिसीजन था। ये बहुत खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हमेशा एक अच्छा प्रोएक्टिव नजरिया दिखाया है, रुख लिया है। लेकिन आज बिल्किस को न्याय मिला है तो ये हम सब के लिए खुश होने वाली बात है और देश की सारी बहनों के लिए, सारी महिलाओं के लिए एक खुशहाल दिन है, मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हम महिला अपराधों के क्षेत्र में बात करते हैं। सीमा, आपने तो अनेकों केसों में लड़ाई लड़ी है, आज जो बिल्किस के मामले में जिस तरह से कोर्ट का रुख रहा, इसका क्या असर आप होता हुआ देख रही हैं? मैम बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक मैसेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से लोगों में गया है। इवन की 50% हमारी जो पॉपुलेशन है महिलाओं की, लगातार एनसीआरबी का डेटा है जिसमें बताते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ क्राइम हो रहे हैं और किस तरीके से महिलाएं डरती हैं एफआईआर भी लॉन्च कराने में। अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ट्रायल में कभी उनको डराया धमकाया जा रहा है, ट्रायल के स्टेज पर कभी जो एक्विटल हो जाते हैं अपराधी, क्योंकि वो होस्टाइल होना पड़ता है धमकी के वजह से। ऐसी सिचुएशन में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि इस देश के अंदर महिलाओं के केसेस को प्रायोरिटी पे देखने की जरूरत है और कोई भी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है, हमारे देश के जो सिटीजन है हम उनके लिए बैठे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैम कि किस तरीके से जो धोखाधड़ी टाइप से किया, इन्होंने जो मैनिपुलेट चीजों को करके अपने फेवर में रेमिशन पॉलिसी का बेनिफिट उठाया, उस पर भी टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपको जब जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो आप ये डिसीजन कैसे ले सकते थे। तीसरी मैम इंपॉर्टेंट एक और बात है कि बिल्किस बानो केस में आप देखेंगे कि सिर्फ अक्यूज्ड ही नहीं जिन्होंने क्राइम किया, यहाँ पर तो सिस्टम भी एक तरीके से अक्यूज को फेवर कर रहा था। इसमें पुलिस का कन्विक्शन हुआ है, इसमें डॉक्टर का कन्विक्शन हुआ, ये केस ट्रांसफर होकर के महाराष्ट्र में आया था
और महाराष्ट्र में जो जज थे उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया था, उनका ये कहना था कि जब भी हम रेमिशन पॉलिसी पर बात करते हैं, जब भी हम किसी को अच्छे कंडक्ट के लिए उनको बाहर करते हैं, रिहा करते हैं, तो जो जस्टिस है, जो जज है जिसने कन्विक्शन किया है, एक बार हम उनकी भी ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि सारे जो ट्रायल चलता है, ड्यूरिंग ट्रायल कैसा क्राइम था, हीनियस, सब कुछ ओपिनियन रहती है उसमें, बट सीमा, इसी नहीं से जुड़ा पूछा जो आप गया। बात कह रही हैं, एक और सवाल लोगों ने पूछ रहे हैं, क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 2 हफ्ते के अंदर इन जो दोषी हैं इनको वापस जाना है जेल में, लेकिन क्या इसमें भी कुछ बाधा हो सकती है? क्या कुछ और कानूनी इस पे कदम उठाया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र सरकार को कुछ इसमें फैसला लेना होगा और उस लिहाज से कानून क्या कहता है? देखिए मैम, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जुरिस्डिक्शन वाली बात आई, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रेमिशन पॉलिसी है वर्तमान की, उसमें जो हीनियस क्राइम है, गैंग रेप, मर्डर, रेप, इसमें रेमिशन का प्रावधान ही नहीं है। जो लोग इस तरीके का हीनियस क्राइम करते हैं, उनको अगर उनका कंडक्ट भी अच्छा है तो भी उनको नहीं बरी किया जा सकता है। तो एक तो ये मेरिट पर भी देखे ना, तो इन लोगों के पास कोई ग्राउंड्स नहीं थे मैम कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो अगर सपोज दैट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको ये कहती है कि हम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी है उसका यूज करते हुए इनको हम नहीं जेल जाने देंगे, हम उस पर डिसीजन लेंगे, लेकिन जो रेमिशन पॉलिसी में जो किन किन क्राइम में आप उनको बाहर रिहा कर सकते हैं, तो जब ये इश्यू आएगा तो गैंग रेप और मर्डर केसेस में तो ये प्रावधान ही नहीं है कि आप उनको रिहा करें। तो फिर कोई भी गवर्नमेंट सक्षम नहीं है इसमें। तो ये मैम देखना है कि डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात मैम, यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं, देश की 50% आबादी आज हमारे देश की सबसे बड़ी वोटर संख्या भी है। क्या वो अगर पॉलिटिक्स जाकर के डायरेक्टली नहीं कर रही, लेकिन अपने लिए वो ऐसी तो सरकार एटलीस्ट चुन रही जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जाकिया जी, संक्षेप में आपसे, जो ये मामला है इसका असर जो और अन्य जगह अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के जो लंबित हैं बलात्कार के, उस पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, जो महिलाओं का जो मोटिवेशन, मोरल के मैं आगे आऊं, मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या जघन्य अपराध हुआ है, ये कहने के लिए जो हिम्मत की जो कमी है हमारे समाज की वजह से, उसमें कुछ तब्दीली आएगी तो ये बहुत बड़ी चीज रहेगी। क्योंकि जिस तरह बिल्किस ने लड़ाई लड़ी है, बहुत ही ब्रेव तरीके से, बहुत ही बहादुर महिला की तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उस वो देख के, और उन्हें जो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो उन्हें सपोर्ट मिला, वो देख के शायद महिलाओं का हौसला और बढ़ेगा। और जो हम एक नारी शक्ति का एक हमारे देश में एक चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, शायद उसके लिए एक माहौल खड़ा होगा, ये मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बड़ा जो फैसला आया है, आपको बता दें, उसमें एक महिला का भी महत्वपूर्ण हाथ है। आज बिल्किस बानो केस में महिला जो बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना भी उसमें शामिल रहीं। वे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी और हाल ही में एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की थी। आइए आपको सुनाते हैं। एक बड़ा दिन है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो भविष्य में देश की पहली महिला सीजीआई जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। मैम, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके फादर भी सीजीआई थे, वो जज भी रहे, कभी आपको ये लगा कि आप भी इस प्रोफेशन में आएंगी और उसी देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगी जहां आपके पिता बैठा करते थे? नहीं, प्रोफेशन में मैं थे और कंटिन्यू करने का वो तो दृढ़ था, लेकिन जज बना और बाद में सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे में नहीं पता था। जैसा साल बढ़ा वो निश्चय हो गया और दृढ़ निश्चय हो गया। मैम, एक और सवाल, आप खुद महिला हैं, महिला इतनी ज़्यादा इस प्रोफेशन में क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे पुराने चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे आनी चाहिए। क्या दिक्कत है आपको लगता है, क्योंकि आप लंबा समय आपने जुडिशरी में बिताया है? नहीं, आपको पता है ये लीगल सिस्टम और जुडिशरी पहले से मेल डोमिनेटेड बोलते हैं ना, वो मेल डोमिनेटेड हिंदी में जी, हाँ, पुरुष प्रधान है। तो महिलाओं को उस सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल थे, लेकिन बहुत सारे महिला वो मुश्किलों को पार करके अभी आगे आ रहे हैं। अभी देखिए, हमारा रिक्रूटमेंट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 50% से ऊपर महिलाएं जजेस है।
तो लीगल प्रैक्टिस में भी बहुत सारे महिलाएं हैं, वो बैलेंस करना है फैमिली और परिवार और लिटिगेशन प्रैक्टिस बैलेंस करने से आगे बढ़ सकते हैं। महिला जो खास तौर पर जो यंग महिलाएं हैं इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, वो लॉयर बनना चाहती हैं, वो जज बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, बहुत महिलाएं आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम प्रोफेशन को दे सकते हैं और कितना टाइम फैमिली को दे सकते हैं। वो भी लकी है तो ज़्यादातर टाइम प्रोफेशन में बिता सकती है और पढ़कर अप्रोच करके न्याय दिलाना है। तो डिटर्मिनेशन होना है कि हम बच्चे हैं, हस्बैंड है और इन लॉस है, फिर भी हम ये भी काम करना है। और इसमें जैसे अभी बोल भी रहे थे चीफ जस्टिस के, फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग हैं फैमिली में उनको भी जैसे आपको सपोर्ट मिला है। वो तो है, मैंने बताया ना आपको, फैमिली सपोर्ट होने से लेडी एडवोकेट्स को बहुत बहुत हेल्प होगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो अभी तक जो कम है वो नहीं रहेंगे, ज़्यादातर महिलाएं बढ़ेंगे और ज़्यादातर महिलाएं जज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने एक बताया किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, वो सलाह भी दे रही हैं। और ये देश की 2027 में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने जा रही हैं। बेंगलुरु से गोविंद के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी की करते हैं। इंडिया खेमे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज पहली बार सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक बैठक हुई है। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में क्या नतीजा रहा, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के 2 अहम दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने सोमवार को पहली बार आमने सामने बैठकर चर्चा की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। नेताओं ने अपनी अपनी मांगे और प्रस्ताव साझा किए। बैठक सकारात्मक मानी जा रही है। दोनों ही दल अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके दोबारा मिलेंगे, लेकिन फिलहाल सीटों के आंकड़े या कौन सी पार्टी किस राज्य में गठबंधन को तैयार है, ऐसी बातों पर दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। देखिए, चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा, और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं होगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो है दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर 2 पार्टियां हैं 3 पार्टियां तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। कांग्रेस इससे पहले रविवार को आरजेडी के साथ गठबंधन पर बैठक कर चुकी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के बाद अब मंगलवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ बैठक होगी। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और आपको बता दें कि 14 और 15 जनवरी को दिल्ली में शरद पवार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे के बीच बैठक होने जा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी और कल दिल्ली में MBA के नेताओं को कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ ये बैठक हो रही है। जल्द सीटों का बंटवारा करने के पक्ष में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। और बिहार में कांग्रेस लोकसभा लड़ने के लिए सम्मानजनक सीटें चाहती है। पिछली बार उसने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। सूत्रों के मुताबिक JDU और RJD बिहार में 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह से बात की है। बिहार में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई। मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद।
किस तरह की बातचीत हुई है, क्या कोई फॉर्मूले पर भी बातचीत हो रही है? देखिए, अभी तो इनिशियल बातचीत कल हुई है और आरजेडी के साथ हुई है। आरजेडी ने भेजा था मनोज झा जी को और वहाँ हम लोगों ने विस्तार से एमिकेबली अच्छे ढंग से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी सीटों का ब्यौरा दे दीजिए, जो जो सीट आप चाहते हैं वो हम लोग आज से कल तक दे देंगे। फिर लेकिन अकेले आरजेडी तो है नहीं, इसमें जेडीयू भी है, उनके साथ भी वार्ता होनी है, उनके साथ भी 1-2 दिन में हो जाएगी। सीटों को का बंटवारा को लेकर कोई बहुत भारी खींचातानी नहीं है जो प्रेस में दिखाया जा रहा है या अखबार में लिखा जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। सब लोग फ्लेक्सिबल है और सब लोगों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर महागठबंधन का स्वरूप बनाए रखना है, बचाए रखना है और सबकी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी को हराना। 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2024 में जो एक नया संदर्भ सामने आ रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जेडीयू उस वक्त दूसरे अलायंस के साथ थी, इस बार आपके साथ है। आप पिछली बार क्योंकि बहुत कम घटक दल थे आपके साथ, तो आपको ज्यादा सीटें मिली थी। तो इस बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति में कितनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपने 9 से 10 सीटें लड़ी थी 2019। ये कहना गलत होगा कि पिछली बार कम पार्टियां थी। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी जो हम लोगों के साथ लड़ी थी, मांझी जी की पार्टी थी जो हम लोगों के साथ लड़ी थी, वीआईपी पार्टी थी जो हम लोगों के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और इन लोगों को 5-3-3 सीट देकर ऑलमोस्ट 11 सीट इन लोगों को मिला था। ये सही बात है कि जनता दल यू उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू लड़ी थी वो हम लोगों के साथ है। और ये अच्छी बात है कि नीतीश जी की पार्टी की ताकत उन लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, उनके सीटिंग मेंबर्स का भी संख्या ज्यादा है। तो नई परिस्थिति में वार्ता हो रही है और अच्छी वार्ता हो रही है। हमको लगता है कि ये सब एमिकेबली सेटल हो जाएगा। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक फॉर्मूला है जिस पर बातचीत हो रही है कि 16-16 सीटें जेडीयू और आरजेडी को दी जाएं और जो बची हुई सीटें हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट। नहीं, देखिए, जब तक ये एक निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक 16, 17, 15 कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। तो बातचीत जब शुरू हुई है, जिस समय कंक्लूड होगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रेस को भी बताएंगे कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि जो जेडीयू आरजेडी की तरफ से जो प्रस्ताव कांग्रेस के पास आया है वो आपको स्वीकार नहीं है। ये अभी वहां तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसमें स्वीकार और नहीं स्वीकार करने योग्य कोई बात हुई है। अभी तो अच्छे से बात हो रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे अयोध्या। वहां पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की कैसी तैयारियां चल रही हैं, बताएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र से अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बीच उन्होंने वक्त निकालते हुए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह को खास इंटरव्यू में मंदिर से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। भक्तों का 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो रहा है और वो तारीख है 22 जनवरी, जब भगवान राम अपने घर में विराजेंगे। जो घर बन रहा है भगवान राम का, उस घर के पीछे मंदिर निर्माण समिति का एक बहुत बड़ा योगदान है और जिस शख्स की बात किए बिना इस पूरे निर्माण की बात नहीं हो सकती, वो शख्स है नृपेंद्र मिश्रा। बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद सर ने जो मंदिर है उस पर बहुत काम किया। सर, लोगों के मन में भी है 22 तारीख को लेकर के, और चर्चा भी हुई कि अरुण योगीराज की मूर्ति सेलेक्ट हो गई। अगर आप कुछ बता सकें सर की मूर्ति के विषय में। वो आने वाले 3-4 दिनों में ही ट्रस्ट इस निर्णय को घोषित कर सकेगा कि इनमें से कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, तीनों मूर्ति उसी प्रकार की निष्ठा, श्रद्धा, धार्मिक भाव के अनुसार यहाँ पर लिए जाएंगे और उनको ट्रस्ट स्वीकार करेगा और तीनों मूर्तिकारों को जो भी सम्मान धनराशि देनी है वह देगा।
किसी प्रकार से यह भावना नहीं होगी कि किसी भी भगवान की मूर्ति को अस्वीकृत किया गया है। कृपा करके इसको स्पष्ट करें सबसे। तीनों मूर्ति स्वीकृत हैं, तीनों मूर्ति में से एक प्राण प्रतिष्ठा होगी, 2 अन्य मूर्तियां हैं जिस पर कि आने वाले समय में ट्रस्ट निर्णय लेगा। अच्छा, उस पर अभी फैसला नहीं, लेकिन रहेगी ट्रस्ट के पास। और निश्चित ट्रस्ट का फैसला हो गया कि हम उसको लेंगे, कहाँ पर कैसे उनको प्रतिष्ठित करेंगे, यह विषय जो है ट्रस्ट के समक्ष। सर, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 8000 और लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कैसी व्यवस्था होगी? प्रधानमंत्री जी कहाँ रहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो सीधे आएंगे, आ करके यहाँ पर वो एक तरीके से सामने तो नहीं, क्योंकि सामने तो गेस्ट लोग कुर्सियों पे बैठे जहाँ हम खड़े यहाँ भी गेस्ट होंगे? नहीं, यहाँ नहीं होंगे, अंदर ही होंगे। परकोटा के अंदर ही गेस्ट होंगे। अच्छा। साधु संत कुछ जो मंडप हैं उसमें होंगे, ठीक है, और जो शेष हैं वो नीचे कुर्सियां लगी होंगी, वहाँ पर होंगे चारों तरफ उसके। और प्रधानमंत्री जी आ करके नॉर्दर्न गेट से अभी तक हम लोग का अनुमान है कि प्रवेश करेंगे। अंत में क्या निर्णय होगा, या तो उनकी जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है वह करेगी और उसका हम अनुपालन करेंगे, लेकिन हम व्यवस्था यह कर रहे हैं कि नॉर्दर्न गेट से वो एंटर करके सीधे गर्भगृह में जाएंगे, और गर्भगृह में जो कुछ भी वहाँ धार्मिक आवश्यकता है, अनुपालन है, अनुशासन का अनुपालन है, वह करेंगे। और उसके लगभग पूरी जो एक सेरेमनी कहना तो बहुत गलत होगा, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह लगभग 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का होगा। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों की अभद्र टिप्पणी से उठे विवाद के बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि ये देश के स्वाभिमान का मुद्दा है। प्रधानमंत्री के अपमान का जवाब दिया जाएगा। पर्यटन के लिहाज से ये अहम है लक्षद्वीप, और पहले लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला। हम मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। मालदीव जाने वाले सैलानियों का लक्षद्वीप में स्वागत है। मालदीव का अब अपनी गलती का एहसास हो गया है उसको। हम विपक्षी नेताओं को लक्षद्वीप आने का न्योता देते हैं, और देखिए इनसे खास बातचीत। जो भद्दी टिप्पणी उन्होंने की है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है? नमस्ते मायरा जी, आपका धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 2 दिन के लिए लक्षद्वीप में हो, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। 2 जगह पे जनता के साथ जुड़ना, जो टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो आइलैंड है, सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ उनका दौरा होना, मैं हृदय से पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरे लक्षद्वीप वासियों को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ही उसको एक्सप्लोरेशन होगा, क्योंकि पूरे देश में एक प्रकार से एक माहौल बन गया है। 17 साल से आजादी के 75 साल तक इस प्रदेश के विकास के लिए वो संभव है कि हर एक ने अपना अपना प्रयास किया होगा। जिस मात्रा में करना चाहिए उस मात्रा में नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये दौरा किया है, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर लक्षद्वीप में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आएगा। जनता भी बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है वहाँ के लोग, और मुझे लगता है कि सचमुच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है उसको वहाँ मतलब कि वो सार्थक हुआ है।
जी मायरा जी। प्रफुल्ल जी, मालदीवियन सरकार ने एक्शन लिया है, इन लोगों को जिन्होंने टिप्पणी की थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक पब्लिक अपॉलजी की जरूरत है, क्योंकि ये कमेंट पब्लिक था, पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक अपॉलजी की जरूरत है? देखिए मायरा जी, उसमें हम इतना नहीं जाते, क्योंकि हमारी भूमि के संस्कार कुछ अलग हैं और उनकी बात अलग होगी। वो छोटे मन से उन लोगों ने सोचा है, उनको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनको मतलब कि उन्होंने जो गलती की है, उनकी सरकार ने उनको पनिश भी किया है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कतई सहन नहीं करता, ये इसका उत्तम उदाहरण है। पूरा देश इसके साथ जुड़ जाए, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या पूरे देश के महत्वपूर्ण जितने भी लोग हैं, और साधारण जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपमान को सहन नहीं किया है और उनका उत्तर भी दिया है और मालदीव को दोबारा सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। जी प्रफुल्ल जी, क्योंकि आपने ये सही कहा कि हिंदुस्तान ये टॉलरेट नहीं करेगा जिस तरह की बयानबाजी हुई है मालदीव के टॉप ऑफिशियल्स का। बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, वो बोल रहे हैं कि मालदीव्स नहीं जाएंगे। जो सेलिब्रिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सचिन तेंदुलकर, वरुण धवन, इन लोग सबके बयान आए। ट्विटर पे उन्होंने कहा एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, वो ट्रेंड करने लगा। आपको ये इस बात का एहसास हुआ कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी भारत आज खड़ी है लक्षद्वीप के साथ, वहां के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, आप लोगों के साथ? बिल्कुल सही बात है। विद इन नो टाइम, जैसे ही मालदीव सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने जो जैसे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए वैसी भाषा का उन्होंने उपयोग किया, देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के पूरे देश के नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, और पूरे देश के स्वाभिमान का प्रश्न था। तो किसी ने भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, देश का नागरिक है, सबने अपना सोच जताया है, सबने अपनी नाराजगी जताई है और मालदीव को मजबूर किया है। मैं तो पूरे देशवासियों को एक लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के नाते उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और विशेष करके हमारे लक्षद्वीप जैसी छोटी यूटी के लिए जो प्यार जताया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और अब बात बिहार की। एक शख्स ने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया के लिए रील बनाने से रोका तो ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। यह घटना बिहार के बेगूसराय की है। महेश्वर कोलकाता में मजदूरी करता है। वो अपनी पत्नी रीना कुमारी के रील बनाने का विरोध करता था, लेकिन पत्नी नहीं सुन रही थी। इसी पर बात इतनी बढ़ गई कि महेश्वर को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों से नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल प्रदेश में पिछले 3 महीने से मौसम की बेरुखी किसानों पर भारी पड़ रही है। मौसम की मार सब पर पड़ रही है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि बारिश नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। गेहूँ है, ऊंचे के मटर है, आलू है, लाही है, इन नुकसान है। बारिश ना होने से होगा, कम से कम 4-5 महीने से बारिश हुई ना है। अब तो बारिश ना होने की वजह से गेहूं की फसल जो है खराब होती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, जिसमें कि सही करके जो मेड़ा नहीं मार रहा। बरसात हो जाए तो थोड़ी फसल भी अच्छी हो जाएगी। उत्तराखंड में करीब 6 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, अनाज से लेकर फल फूल तक। पिछले 3 महीनों में बारिश और अब बर्फबारी ना होने से किसान निराश है। प्रदेश में करीब 51% जमीन के लिए सिंचाई के इंतजाम है तो 49% जमीन की खेती मौसम के भरोसे है। पहाड़ी जिलों में 80% खेती मौसम के सहारे है और 10 से 12%
खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं जो ड्राईनेस एयर में वो ज़्यादा है और इसी तरह आप देखेंगे जो फसलें हैं उसमें मैंने जैसे बोला ही कि उसके लिए भी वो बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं तो प्रभावित होता ही, अगर जो हमको जो एक नॉर्मल एक्टिविटी के आसपास चीज़ें नहीं मिलती है। मौसम की मार से किसानों को हो रहे नुकसान पर अब सरकार ने कृषि विभाग से नुकसान का आकलन करने को कहा है। हमने अपने DHOC को कहा कि इसका आकलन करें, क्योंकि बारिश व बर्फ न पड़ने से निश्चित ही किसानों को साथ में दिखता ही है। वैसे हमारी बाबा केदार से प्रार्थना की जैसा कि जनवरी में बारिश होती है, अगर बारिश होगी तो उनसे राहत मिलेगी। अगर बारिश नहीं होती है, सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी सरकार उसे करेगी। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से एक तो सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो दूसरा खेती पर भी इसका खासा असर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। अब किसानों को जनवरी में होने वाली बारिश और बर्फबारी से उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। ऐसे में किसानों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। एम्स ने छोटी बच्ची की सर्जरी के जरिए एक नया कीर्तिमान बनाया है। 5 साल 10 महीने की नन्ही उम्र में ब्रेन की सर्जरी हुई है। आज तक दुनिया में कभी ऐसी सर्जरी नहीं हुई जब कोई बच्ची पूरे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से बातचीत करती रही हो। देखिए रिपोर्ट। अक्षिता ऑपरेशन थिएटर में है। ब्रेन की सर्जरी चल रही है। 5 साल की नन्ही बच्ची का ट्यूमर निकाला जा रहा है और वो बातें कर रही हैं। इस नन्ही उम्र में बातचीत करते करते सर्जरी अब तक दुनिया में कहीं नहीं की गई। अच्छा, हाथ चला अपने जरा, दोनों हाथ चलाओ बेटा। 16 इंजेक्शन यहाँ पे स्कॉल में लगाना था नर्व ब्लॉक्स के लिए, उसके ऊपर IV और आर्टेरियल लाइन भी लगाना था। फिर थ्रू आउट सर्जरी बच्चे को अवेक रखना था और बच्चे से बातचीत करना था। ऐसा क्यों जरूरी था सर? ऐसा इसीलिए जरूरी है कि अगर हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं और सर्जन ऑपरेट करने के दौरान कोई इम्पोर्टेंट एरिया डैमेज कर दिए जो कि उनको पता भी नहीं चलेगा बिना अंडर एनेस्थीसिया, तो बच्चे को परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, उसका स्पीच, लैंग्वेज, मेमोरी फंक्शन जा सकता है। वो मोबाइल में कुछ दिखाए थे, शीप की पिक्चर, काऊ की पिक्चर, कार की पिक्चर, ऐसा ऑब्जेक्शंस भी लगे। हंसती खेलती अक्षिता को फीट आने की शिकायत थी तो पिता ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए। पता चला ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी के लिए एम्स आ गए। अब लग रहा है आना सफल रहा। हमारे लिए तो सर जिसे कहते हैं ना भगवान होता है, और दीपक गुप्ता और टीम पांड्या सर हैं जो उनकी पूरी टीम थी, समझ लो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई डिफिशियट नहीं है सर। इससे बड़ा तो कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग हमारे लिए भगवान है सर। इलाहाबाद का ये परिवार नोएडा एक्सटेंशन में रहता है। गुरुवार को सर्जरी हुई और सोमवार को बच्ची डिस्चार्ज। एम्स के डॉक्टरों के लिए एक उपलब्धि, बच्ची के लिए नया जीवन और परिवार के लिए सुकून का पल, क्योंकि अब वो स्वस्थ है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।